नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम एक ऐसी समस्या की, ऐसी विपदा, एक ऐसी आपदा की बात करने वाले हैं जिससे आप, मैं, हम सब जूझ रहे हैं, पर उसकी चर्चा होनी बिल्कुल बंद हो गई है। एक अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सी चुप्पी है। अब जानकारी नहीं दी जा रही है, ना आंकड़े बताए जा रहे हैं, कोई बहस, कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। आप सही समझ गए, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। इस संकट काल, इस संक्रमण काल, यह कोरोना काल जो है अभी एक न्यू नॉर्मल हो गया है। हमने 5-5.5 महीने पहले जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की थी 24 मार्च को, तब जान है तो जहान है का नारा बुलंद किया था। 21 दिन की लड़ाई बताई जा रही थी। यह लड़ाई अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जान है तो जहान है से जान भी जहान भी पर आए और अब आ गए हैं जहान है तो जान है कि अब सब कुछ खोल दो। और हम लापरवाह, बेपरवाह भी होते जा रहे हैं। और यह तब है जबकि आंकड़ा 61,45,292 का है। कल रात तक का यह आंकड़ा आपको बता रहा हूं। इसमें एक बड़ा लेकिन भी है। 82% से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। 51 लाख लोग ठीक हो गए हैं। यह अपने आप में एक खुशखबरी है। किसी भी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोग ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो 10 लाख, 1 मिलियन के करीब हैं। और मौत का भी आंकड़ा देखें तो पिछले 27 दिनों में दुनिया भर के जो देश हैं जहां यह संक्रमण फैला हुआ है, वहां भारत में मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 1 सितंबर से 27 सितंबर के बीच 29,000 लोगों की मौत हुई है। और हम चर्चा करने को तैयार नहीं। लेकिन आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, और यहां पर हमारा मकसद कतई आपको डराना, आपको खौफजदा करना नहीं है। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं। हम आपसे जुड़े मुद्दों की ही बात करते हैं। हम बहुत कम राजनीति करते हैं। हम खामखा के मुद्दे नहीं उठाते हैं। आज मैं कोरोना की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और नीति आयोग, उन्होंने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता भी नहीं लगा होगा, किसी चैनल ने वो दिखाई भी नहीं। और इसके अंदर क्या कहा गया है, सेकेंड सीरो सर्वे आया है और उसमें पाया गया है कि 10 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं इस देश में, हर 15वां शख्स इस वायरस की जद में आ गया है। पहले यह आंकड़ा 0.73 था, अब यह 7.1 हो गया है। तो यह एक भयावह आंकड़ा है। हर 15वां शख्स, 7% आबादी, 7% का मतलब समझिए, 130 करोड़ की हमारी आबादी है। 7%, 13 सते 91, 9 करोड़ 10 लाख लोग इसकी जद में हैं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, और हम चर्चा ही नहीं कर रहे। एहतियात के नाम पर अब सब कुछ हमने खोल दिया है। स्कूल खुल रहे हैं और खोलने की भी बात हो रही है। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, शंखनाद हो गया है। बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं। अब वो गुस्साए हुए हैं, नाराज हैं, भयभीत भी हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, हमारी भीड़ की तादाद, लोग जो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने घर से अपने ऑफिस आता था लॉकडाउन पीरियड में, मुझे बमुश्किल 9 से 10 मिनट लगते थे। अब 25 से 30 मिनट लगने लगे हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं, बाजार खुल गए हैं, बार्स खुल गए हैं। अब वो खुल रहे हैं, उसके पीछे भी एक दिक्कत है, आर्थिक पहिया भी चलाने की मजबूरी है। लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और यही ताकीद करने के लिए आज मैंने किसी राजनेता को नहीं बुलाया है। आज चर्चा में सिर्फ देश के टॉप डॉक्टर्स हैं। वो आपको बताएंगे इस संकट के बारे में, एहतियात क्या बरतनी है। और अब सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियां आने के चलते अगले 3-4 महीने और भारी पड़ने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। अगले 3-4 महीने और भारी हैं। यह वायरस और फैलता है सर्दियों में। सुनिए डॉक्टर वी के पॉल क्या कह रहे हैं।
नीति आयोग के सदस्य हैं, सुनिए। कि हम 7% के करीब एडल्ट्स में अभी तक आई है ये पेंडेमिक, 90% से ज़्यादा अभी भी ससेप्टेबल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, कि आगे जो विंटर का महीना आएगा, ये लगता है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस इसमें खुश रहते हैं और अपना प्रकोप ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये एक मानी हुई चीज़ है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये बीमारियां सर्दी की बीमारियां हैं, हम बचपन से जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अगले 3, 4, 5 महीने आ रहे हैं, इसमें हमें अपनी ताकत पूरी लगानी है कि ये पेंडेमिक जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होना दिखना शुरू हुआ है, उसको रुके और नीचे की तरफ आए। डिक्लाइन इसमें आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो भागीदारी है हम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्दी में बढ़ने वाला है कोरोना का खतरा? और क्या कोरोना की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है? मैं फिर कहूंगा, हम डरा नहीं रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। जो हकीकत है उससे आपको वाकिफ करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। और इसीलिए देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स को मैंने आज न्योता दिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी व्यस्तता होने के बावजूद, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इन्होंने वक्त निकालने के लिए रजामंदी भी दी। मेरे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन, डायरेक्टर हैं ILBS के, डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स के, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, डॉक्टर वली लगातार मेरे साथ इन चर्चाओं में शामिल हुए हैं और आपको अवगत कराते रहे हैं इस खतरे से, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, युवा चेहरा हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर S.के. सरीन, जो ये सीरो सर्वे किया गया, देखिए थोड़ा दर्शकों को समझाइए। पहला सीरो सर्वे जो किया गया था वो 11 मई से 4 जून के बीच किया गया था 21 राज्यों के 70 जिलों में, और वहां पाया गया था कि जो संक्रमण का दर है वो 0.73%। तो मतलब सिचुएशन काबू में है। अब जो सर्वे किया गया है सर, ये 17 अगस्त से 22 सितंबर, अभी पिछले हफ्ते खत्म हुआ है, और यहां संक्रमण दर 7.1। ये आंकड़ा, इसके मायने क्या है, सीरो सर्वे क्या होता है, और देशवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस सर्वे के बारे में? थैंक यू, आपने इस इम्पोर्टेंट इशू को लिया, और मैं बताना चाहूंगा कि सीरो सर्वे क्या होता है। पहले आप अगर किसी को कोरोना होता है, आप देखते हैं पिक्चर, नाक के पीछे वो रुई लगा करके हम टेस्ट करते हैं वायरस के लिए, और वो एक्चुअल इन्फेक्शन बताता है कि अभी वायरस है आप में या नहीं है। पर अगर आपको वायरस हुआ था किसी अरसे पहले, 3 महीने पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, तो वायरस नाक में नहीं होगा। उस वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाता है, जिससे हम कहते हैं हाँ भाई एंटीबॉडी, मेरी रेजिस्टेंस बहुत है, एंटीबॉडी बन गई। वो एंटीबॉडी ब्लड में टेस्ट होती है। तो सीरो सर्वे आप खून की जांच से देखते हैं, जबकि आप वायरस का टेस्ट नाक से या गले से वायरस चेक करते हैं। तो जब हम सीरो सर्वे करते हैं, जैसे आप ब्लड शुगर करा रहे हैं, आपका डायबिटीज चेक हो रहा है, उसी तरह ब्लड दीजिए और आपकी एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर एंटीबॉडीज 2 तरह की होती हैं, एक के अंदर कहते हैं कि भाई एंटीबॉडी IgM प्रोटीन, एक M नाम का प्रोटीन होता है, बड़ा प्रोटीन, मतलब आपको वायरस 10-15 दिन 2-4 हफ्ते पहले हुआ, और एक IgG है जो कि प्रोटेक्टिव नहीं है, पर हाँ वो बताता है पहले हुआ था कभी। तो हम जनरली सीरो सर्वे में IgG टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन में देखने के लिए कि कितने प्रतिशत लोगों में एक्सपोजर हुआ, इन्फेक्शन था पर पता नहीं लगा, लेटेंट, सब लेटेंट, क्लिनिकल नहीं था, बिल्कुल दबा हुआ सा था। अब रहा कि पहले और अभी में 7% भारत की जनता में अगर सीरो सर्वे पॉजिटिव है तो चिंता का विषय है। पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दिल्ली का जो पहला सीरो सर्वे आया था उस समय जुलाई में 23% लोग, और सेकंड सीरो सर्वे में 29% लोग, मतलब दिल्ली में 3 में से 1 व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी थी, एक्सपोजर हो चुका था, मतलब लगभग 1/3 दिल्ली वालों। पूना में लगभग 50% में था।
तो मैं ये कहूंगा कि ये 7% फिर भी ठीक है, पर किसी किसी पॉकेट्स में, किसी किसी जगह में लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। बट इससे बड़ी चिंता क्या है? आप तो 7% देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बाकी के 90% या दिल्ली में बाकी 70% अभी भी अनएक्सपोज्ड है। हमें उन्हें बचाना है, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, बट बाकी लोग अगर बचे रहे, नहीं तो भारत के कितने लोग और बीमार पड़ जाएंगे। इसको याद रखिए कि सीरो सर्वे टेल्स यू द ट्रेंड्स। अब जैसे दिल्ली का 3rd सीरो सर्वे होगा, मुझे लगता है 5% और बढ़ जाएंगे, चौथा होगा 5 से 7%। तो अगर हम देखें तो हमें 8-9 महीने लगेंगे कि जब तक दिल्ली की 80% जनता, 70% जनता में ये एंटीबॉडी नहीं बनी। एंटीबॉडी बन गई तो चांस है कि वायरस नहीं होगा, थोड़ा सा चांस है री इन्फेक्शन हो सकता है, बट 99% आप एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मतलब कि एक तरह से आपका काम वैक्सीन वाला हो गया। तो इसलिए सीरो सर्वे को आप समझें, पर हाँ, अब 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप मास्क लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है मास्क, अगर दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति को लेटर से 10,000 वायरस के पार्टिकल हैं और ये मास्क मैंने लगाया जो N95 है, तो मेरे में 10,000 में से 10 पार्टिकल आ सकते हैं। N95 मतलब 100 में से 95-97% वायरस निकल जाएगा, जरा सा वायरस आएगा। और वर्ल्ड का जो बेस्ट जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल, उसमें लिखा है कि मास्क पहनना एक तरह से वैक्सीनेशन का तरीका है। पर मैं इस पर आऊंगा, अभी एहतियात पर आऊंगा डॉक्टर सरीन। हम मास्क ही लगाने को तैयार नहीं हैं। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं, और उनकी बात जायज होगी, कि देखिए आप ज्ञान दे रहे हैं संदीप चौधरी, आपने खुद अभी मास्क नहीं लगा रखा है और आप स्टूडियो में बैठे हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देखिए एक बहुत ही गंभीर समस्या की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर MC मिश्रा, देखिए जो सीरो सर्वे की बात समझा दी, और 7% मतलब लगभग 9 करोड़ लोग अभी इसकी जद में हैं। पर यहां पर एक और बात समझने की जरूरत है। इस आंकड़ों में शहरी स्लम जो हैं 15.6%, गैर स्लम इलाकों में 8.2% का प्रसार, और ग्रामीण इलाकों में अभी ये कम है। तो अभी पूरा फैलाव की भी क्या पूरी तस्वीर हमें मिल गई? हमने 7 करोड़ 30 लाख लोगों के ही टेस्ट किए हैं। जो 5 T's की हम बात करते हैं, वो 5 T's के बारे में भी क्या हम थोड़े से ढीले, थोड़े लेकडेसिकल हो गए हैं डॉक्टर MC मिश्रा? देखिए, जो ये सीरो सर्वे का आंकड़ा है, ये बिल्कुल ज्यादा हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं क्लस्टर्स में, और चूंकि ये क्लस्टर्स में किया गया है इसलिए वहां पे संख्या ज्यादा आई है। यही अगर रूरल एरिया में जैसे मई में किया था, जो जून और मई और जून के शुरू में, तो उसमें 0.73% आया था। तो बिल्कुल इस संख्या के बढ़ने के पूरी संभावना है, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड काफी लार्ज स्केल पे है, मूवमेंट बहुत है, अनलॉकिंग हर प्रकार की हो गई है, और भारत में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, चाहे आप कहीं पे भी देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कुछ फोटोग्राफ्स आए, जो पिक्चर्स आई बॉम्बे से, उसमें आपने देखा कि किस तरह से लोग खचाखच भरे हुए थे मेट्रो के कोच में। अभी आप जाइए, ट्रक में 70 लोग भर के जा रहे हैं। कोई मास्क को तो छोड़ दीजिए आप, डिस्टेंसिंग को भी छोड़ दीजिए आप। तो अगर ये परिस्थिति रहने वाली है, आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन आ रहा है, और अनलॉकिंग हो रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन भारत में खराब है, उसको ठीक करने के लिए अनलॉकिंग भी जरूरी है। तो बिल्कुल हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो रही है। इसीलिए जब पिछली बार आपने स्कूल्स के बारे में चर्चा की थी संदीप जी, तो हमने यही कहा था कि स्कूल्स को अभी छोड़ दें। आपने बिल्कुल, यू आर क्लियर, आप बिना लार लपेट आपने कहा स्कूल नहीं खुलने चाहिए, पर सर खुल रहे हैं, इसीलिए ये चिंता का विषय है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा ये 10 वर्ष से कम आयु में बहुत कम लोग इफेक्ट हुए हैं। अगर हमने स्कूल खोल दिए तो वो भी इफेक्ट होंगे। तो आप समझ सकते हैं
हम किधर जाएंगे। तो अभी स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए, चाहे 0 ईयर हो जाए, कोई परवाह नहीं है। जान बची रहेगी तो पढ़ाई फिर भी हो सकती है। इसमें लोगों को बहुत इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी देखिए ये आंकड़े सीमित हैं, क्योंकि जो भी सर्वे आप करें एक सीमित पॉपुलेशन में होता है, उससे पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर मिलती है। जैसे दिल्ली में भी जो हुआ 30,000 लोगों में, पहले हुआ 15,000 लोगों में, फिर उस 23,000 में हुआ, उस पर 23% मिला, फिर 28% मिला। और ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, और आंकड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन जो जैसे डॉक्टर शरीन ने कहा कि अगर जैसे मास्क इज द बेस्ट वैक्सीन एज ऑफ टुडे, अगर लोग इतना समझ लें सिर्फ कि अपना मास्क लगाएं, कवर करें, डिस्टेंसिंग जितनी कर सकते हैं करें, तो ये एक सबसे बड़ा। और बहुत सारे अर्बन एरियाज में, अभी पीछे में एक हमारे पास आया, कोई पढ़े लिखे लोग थे, गाड़ी किसी ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, गाड़ी दिखाने लाए थे, और वो कह रहे हैं कि ये सब होक्स है। अगर ये कंसेप्ट है लोगों का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। बिल्कुल तो अहम आपने बात कही। देखिए यहां पर सोशल मीडिया पर भी सर, एक मिनट डॉक्टर राहुल भार्गव, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए हो क्या रहा है आजकल, ये सोशल मीडिया का भूत, एक और भूत, कोरोना का एक भूत है, एक सोशल मीडिया का भूत हमारे पीछे पड़ गया है, और इसमें बहुत सारी अनवेरिफाइड चीजें आती रहती हैं। अरे ये तो नजला सामान है, अरे ये तो एक $multi-billion इंडस्ट्री बना दी गई है, कुछ नहीं होता है। अब अरविंद केजरीवाल ही वो बाकायदा एड्स चला रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा कुछ दिनों से बुखार है, तो मैंने उनसे पूछा, यानी कि केजरीवाल ने उनसे पूछा कि आपने टेस्ट कराया कि नहीं, नहीं टेस्ट कराने की अभी क्या जरूरत है। तो लोग नीम हकीम खतराए जान वाले खेल में भी फंसे हुए हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर भार्गव, आप ही से सवाल था। सिंपल सी बात है कि हमको इस समय डिसिप्लिन की आवश्यकता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है डेटाबेस तरीके से हमको चीजें समझना। हम बहुत सारी बात ऐसी मान लेते हैं जो हम हमारे दिल को मानते हैं, या हमारी गट लेवल फीलिंग होती है जो डेटा से बहुत लाखों करोड़ों दूर होती है। अब हम सीरो सर्विलेंस की बात करें, आज हम सीरो सर्विलेंस से बात करें कि 7% लोग, 13% लोग, हमारा एंड रिजल्ट क्या है? अगर हम 1918 का स्वाइन फ्लू देखें तो स्पेनिश फ्लू 2 साल चला था, वो 2 साल चला था, वो तब तक चला था और फिर अपने आप खत्म हो गया। अगर आप उसकी एंड देखते हैं तो वो एंड कैसे हुआ? बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी की बात वहीं से स्टार्ट हुई कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आप हमको ये भी समझना जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमको 60% लोग अगर इन्फेक्ट होते हैं तो वो होंगे, पर ये 25%, 23%, 7% में मोर्टालिटी नहीं हुई। ये वो लोग थे, हेल्दी वॉलंटियर्स थे, जिनकी मृत्यु नहीं हुई। इसका मतलब अगर मैं लोगों को टोटली डिनोमिनेटर को बढ़ाऊं तो हमारी मोर्टालिटी 1% से कम आ जाएगी। दूसरी चीज जो वीके पॉल साहब ने और आईसीएमआर ने आज कहा कि सर्दियों में वायरस बढ़ जाएगा, क्या वो एब्सोल्यूट नंबर बढ़ जाएगा? उसमें कोई डेटा नहीं है, कहीं भी कोई डेटा नहीं है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा और तेजी से लोगों को करना पड़ेगा। ये जनरल फीलिंग है कि दिसंबर में बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन होते हैं, क्या इससे हमारी मोर्टालिटी बढ़ जाएगी? क्या इससे हमारे को और अस्पताल खोल देने चाहिए? ये बहुत वेग टर्मिनोलॉजीज है जिससे लोगों नहीं, हम ये काइट फ्लाइंग भी करते हैं ना डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। डिसिप्लिन एक ही चीज है, डिसिप्लिन का मतलब है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। आप इसी तरीके से अगले 2 साल काटेंगे और कोई तरीका नहीं है किसी भी तरीके से डिबेट करने का कि सीरो सर्विलेंस बढ़ गया या घट गया, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं, इसमें हम काइट फ्लाइंग भी करते हैं क्या? यही डॉक्टर वीके पॉल 4 महीने पहले कह रहे थे कर्व फ्लैटन करने लगा है, वो फ्लैटन नहीं कर रहा है, कर्व तो लगातार बढ़े जा रहा है। हमें क्लियर पिक्चर देनी चाहिए क्या डॉक्टर भार्गव? पहले हेल्थ मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी आते थे, रोज आंकड़ा बताते थे, एहतियात की बात करते थे। अब ये हो गया भाई है निपटो, मतलब जनता के हवाले कर दिया है कि आप अपने आप संभालो, मास्क लगाओ, घर में बैठे रहो, बाहर निकलना है तो आप अपनी जान के खुद मालिक हैं। ये भी एक काम हो गया है क्या? वैक्सीन अभी नहीं आ रही, कोरोना के साथ हम 1.5 से 2 साल जीना पड़ेगा हमको।
इसी के साथ हमें स्कूल, कॉलेजेस, न्यूज़पेपर्स और शोरूम्स, मॉल्स और पिक्चर हॉल्स खोल के हमें नॉर्मल तरीके से जीना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं, यही 3 चीजें सत्य है। और चौथी चीज, अस्पताल खोल के अच्छे अस्पताल दीजिए, रूरल में हो या अर्बन में हो, मोर्टेलिटी को बचाइए। इसी तरीके से हम जीत सकते हैं, नहीं तो 5वां रास्ता नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर वली, अब यह भी कहा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए तीनों डॉक्टर्स ने अभी मास्क की अहमियत के बारे में जिक्र किया। अब मास्क के बारे में सब जानते हैं, पर मानने को भी तैयार नहीं है ना। हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड भी बहुत सारे लोग हैं, और पूरी जिम्मेदारी से ये मैं आरोप लगा रहा हूं पूरे समाज पर, जिसका हिस्सा मैं भी हूं। अब कहा जा रहा है कि मास्क वाली पूजा, मास्क वाली छठ, मुखौटे वाली दिवाली, मास्क वाला दशहरा, मास्क वाली ईद मनाइए। बट इट इज ईजियर सेड देन डन। ये इतना आसान होगा क्या? अभी चुनाव भी हो रहे हैं, अभी प्रचार भी होगा, रैलियां भी अलाउ कर दी हैं कि नहीं नहीं आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। हो पाती है? रैली में लोग छज्जों पर चढ़ जाते हैं और पोल्स पर चढ़ जाते हैं, कहां कहां चढ़ जाते हैं। यह भी एक आने वाले दिनों की एक चुनौती है। फेस्टिवल सीजन फिर चुनाव। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बहुत ज्यादा आप रिसर्च करते हैं। मैं आपको एक ग्राफ दिखा के इम्प्रेस कर रहा हूं, अगर ये आपके उसमें आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये जो 12 दिन तक ये शरारती वायरस है, शुरू का पोर्शन जो आ रहा है इसका, ये 12 दिन तक कुछ नहीं कहता। इसको हम नॉर्मली वायरस रेप्लिकेट होता रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बराबर रहता है और कुछ नहीं होता है, सारे थोड़े से सिम्टम होते हैं। उसके बाद जो दूसरा एरो ये 2 दिख रहे हैं, ये हमको ट्रीटमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं 12वें दिन से 15वें दिन तक, और फिर 15वें दिन से 28वें दिन तक। अगर हम मास्क लगाएंगे तो इन तीनों फेजेज में हमारी रक्षा हो जाएगी। मेरा अपना सुरक्षा कवच, आज सुबह मैंने मास्क को डेसिफर किया। मैंने कहा ये मास्क से क्या बनाऊं मैं? M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। तो ये मास्क नहीं है, मेरा अपना सुरक्षा कवच है। हाँ। इसको डबल लगाऊंगा, एंड जो डॉक्टर शरीर ने बताया है वो ऊपर लगाऊंगा, और जो सर्जिकल मास्क है इसको नीचे लगाऊंगा। तो शायद 5% वायरस को छोड़ के 95% से बच जाऊंगा। इसके अलावा भी बाय एयर है सर्कुलेशन, ये वायरस हवा में है। डॉक्टर सरीन ने वही किया है जो आप कह रहे हैं। जी मैंने देखा था इनको 3 दिन पहले, और मैंने डॉक्टर अशोक सेठ को भी देखा 2 मास्क लगाए हुए, और मैं बहुत थैंकफुल हूं। ये मैंने करीब 1.5 महीना पहले लगा के दिखाए थे, और मैं तो एक्चुअली ज्यादा लगा के बैठा था अभी। खैर, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ये इसलिए साइंटिफिक है कि ये वाला मास्क जो सर्जिकल है, ये मेरा इन्फेक्शन बाहर जाने से रोक रहा है, और N95 विदाउट बटन वाला मास्क बाहर से मेरे अंदर इन्फेक्शन आने से रोक रहा है। तो ये करीब करीब एक डिपेंडेबल, कंफर्मेटरी नहीं, डिपेंडेबल प्रोटेक्शन है। और इसको चश्मा फॉग नहीं होना चाहिए, और मेरी सांस इसके थ्रू आनी चाहिए। और मैंने अभी दिखा के बताया था, 2 मास्क लगा के मेरा सैचुरेशन 99 आ रहा था। तो कोई डर की बात नहीं है कि साहब हम मास्क लगाएंगे तो दम घुट जाएगा या चोक हो जाएंगे, या वो एक साइकिल पे टाटा कंपनी के एग्जीक्यूटिव जा रहे थे, वो खत्म हो गए थे तो हम भी उनकी तरह खत्म हो जाएंगे। वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैंने तो वो वीडियो भी दिखाया अपने प्रेजेंटेशन में, जो एक काउंटी की मेंबर है, काउंसलर की तरह जो हमारे इंडिया में होती है, वो कह रही थी कि वी डोंट वियर मास्क बिकॉज वी नीड टू ब्रीथ, माय ऑर्गन्स नीड टू ब्रीथ। तो ये अक्लमंद लोग कहते हैं, मगर हम के गांव के लोगों को ढांटा बता रहे। मोदी जी ने कहा ढांटा बनाओ, ढांटा बांध के सिंपल कर दिया, मास्क कपड़े का बना के सिंपल कर दिया। अरे भाई, कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कपड़े का ही मास्क लगा लो, टेक्निकल मास्क मत लगाओ। मैं तो कहता हूं इसके लिए आइडियल मास्क वो है जो गैस चैम्बर के लिए लोग दिखाते थे, भूत बंगला वाला मास्क, वो है इसका आइडियल मास्क। लेकिन वो 2500 रुपए का आता है, बहुत महंगा। और उसे लगाकर देखिए, दिक्कत ये भी है ना डॉक्टर कौशल, दिक्कत ये भी है
मास्क लगाने की बात, ये सिर्फ मास्क तक नहीं है। अब मैं थोड़ा व्यवस्था पर भी सवाल उठाना चाहूंगा। शुरुआती दौर में फिर ये लॉकडाउन के मायने ही क्या थे? अगर आज 61 लाख केसेस हैं, जिनमें से 10 लाख अभी एक्टिव हैं, ठीक है, 50 लाख रिकवर कर गए, तो इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा लॉकडाउन की क्या जरूरत थी? अगर सब कुछ न्यू नॉर्मल के तहत अब हम जहान है तो जान है वाले खेल पर आ गए। हमने शुरुआत की थी जान है जहान है, फिर जान भी जहान भी कि थोड़ा लिमिटेड वो खोलेंगे। अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। ये खुला खेल फर्रुखाबादी होना चाहिए क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई है, आंकड़ों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि नहीं जी ये तो खांसी जुकाम, ये तो छींक आ गई, उस तरह की बीमारी है। कोई कहता है बहुत गंभीर बीमारी है। अब असमंजस फैल रहा है, क्लैरिटी कम होने के बजाय रायता ज्यादा फैल रहा है। डॉक्टर कौशल, देखिए, जो शुरू का लॉकडाउन हुआ था उसका मेन पर्पस था कि पब्लिक पूरी तरह एजुकेटेड हो जाए, लोगों को ये मालूम हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी हो जाए, और साथ ही साथ सरकार अपनी ऐसी व्यवस्था कर ले जिससे कि जो आने वाली पैंडेमिक के सिचुएशन में जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से वेंटिलेटर हमारे देश में नहीं बनते थे, कम थे, उनका नंबर बढ़ाया जाए, आईसीयू के बेड्स बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ आपको भी पता है मास्क का प्रोडक्शन आज होने लगा है, पहले मास्क का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। तो ये जो लॉकडाउन का इनिशियल फेज था उसका बड़ा यूटिलिटी है मेरे हिसाब से। एक सबसे बड़ी यूटिलिटी है कि पब्लिक अवेयरनेस हुई, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मीडिया ने ही आज गांव तक ये पहुंचा दिया है कि मास्क पहनना जरूरी है। लोग पहने ना पहने ये उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि मास्क पहनना जरूरी है। सैनिटाइजेशन की बात की गई, सारे वक्ताओं ने, जो भी हैं हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, सभी ने ये बार बार एम्फेसिस किया है मास्क। दो चीजों पे एम्फेसिस है, एक सैनिटाइजेशन, एक मास्क। इसमें मास्क 95% से ज्यादा प्रोटेक्शन करता है, सैनिटाइजेशन का रोल बहुत कम है। आज की ही रिपोर्ट बताता हूँ जो हमारे न्यूज़पेपर में आई है, उसमें ये बताया गया केरला में ओणम के बाद नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए, जबकि केरला एक एग्जाम्पल दे के हम कोट करते थे। ओणम के बाद एक फेस्टिवल हुआ, उसके बाद केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने ही देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे देश में इसी तरीके की कई सारी जमातों में, पूजाओं में, हर जगह पे जहाँ पे भी भीड़ गदर हुई है वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। तो जो लोगों का एटीट्यूड कैजुअल होता जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना होगा हमें, कि हमें इंटरमिंगलिंग, हम न्यू नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल हो गए। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि हम अपने काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ के एरिया को अवॉइड करें। और मैं एमसी मिश्रा सर की बात को पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि जो स्कूल खोलने की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं खोलने जाने चाहिए। स्कूल तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम, अब चुनाव की बात आ रही है, मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को और सरकार को या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर किस पर भी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या इस समय चुनाव कराए जाने चाहिए, क्या इस तरीके से सेलिब्रेशन हो कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ने लगे। खैर, जो भी सरकार डिसीजन लेती है, लेकिन देश की जनता के लिए डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मास्क होना चाहिए। आपने देखा होगा लोग मास्क ये लगाते हैं, ये मास्क यूजफुल है, यूजलेस है, इसको लगाने का कोई फायदा नहीं। सर ने भी बताया कि डबल मास्क लगाना चाहिए, डबल मास्क एक आइडियल मास्क है। तीसरी बात सर ने बताई कि वो जो जिसमें वेंटिलेटर होता है वो वेंटिलेटर वाला मास्क नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। N95 उसके साथ एक मास्क और लगाएं, यही एक वैक्सीन है इस समय, यही एक प्रिवेंशन है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब बातें ड्रामा है, उसका कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है डॉक्टर सरीन, अब देखिए दो चीजें आ रही हैं। एक मिनट डॉक्टर कौशल, डॉक्टर सरीन, दो बातें आ रही हैं। देखिए, एक तो चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है। डॉक्टर कौशल कह रहे हैं चुनाव आयोग को रिविजिट करना चाहिए अपना फैसला। लोग रुकेंगे नहीं, और त्योहार में भी लोग रुकते नहीं हैं। एज एन एक्सपर्ट सर, आप लोगों को किस तरह से आगाह करेंगे, क्या अपील करेंगे? हम लोगों को जानकारी ही दे सकते हैं, उनको हिदायत ही दे सकते हैं, बाकी उनको ही करना होगा। लेकिन आप लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होगा और नजदीक आएंगे लोग, और चुनावों में तो रेला हो जाता है, मेला होता है वो। देखिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हम लोग हमेशा ये सोचते थे सरकार करेगी तो हो जाएगा। हमें समाज को सरकार तक जाना है,
आपने जो कहा चुनाव और उसके बारे में, समाज ही जा सकता है सरकार की तरफ। मैं 3-4 बुलेट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। पहला, रेस्टोरेंट खाना साथ नहीं खाना है। एक चीज याद रखिएगा कि ये मास्क जब आप पहने, किसी के साथ खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। जितने इन्फेक्शंस होंगे वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी 4 एंट्री साइट्स है, मुंह, नाक, आंख और कान। वायरस जाएगा इन 3 से, मुंह से, नाक से और आंख से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने टेलीफोन आया और आपने मास्क उतारा। अब मैं सिर्फ अकेला मेरे कमरे में हूं इसीलिए ऐसा है, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। दूसरा आदमी आएगा, ये दोनों मास्क पहनने। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ वो आपकी जिम्मेदारी है, और आपको इन्फेक्शन हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको अगर हम समझ लें तो कभी खाना नहीं खाना किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ नहीं, पानी नहीं पीना। बहुत जबरदस्ती हो कोई आ जाए तो आप सीधा अपना मुंह घुमा लीजिए जिससे आप दूसरी तरफ हो जाए। एक हिदायत, सिर्फ एक, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर असर है, पर अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो चिंता कम है, आप कोरोना वार्ड में जा सकते हैं। तो आप याद रखिए कि मास्क प्रॉपरली पहना हुआ मास्क 99% आपको सेफ्टी देगा। जरा सी वायरस जाएगी, उससे एंटीबॉडीज बन जाएंगी, एक तरह से आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो रेस्टोरेंट खोलना मेरे विचार से खाने की जगह खोलना अनुचित है। अब रहा त्योहार, अब आई इलेक्शंस। आप कुछ भी करें, अगर आप प्रण ले लें और वो होगा नहीं, लोग खाएंगे, लोग मिलेंगे, स्प्रेड होगा। Therefore, we have to be strictly clear what we are going to go after this. The third point, which is important for us, is that परिवार में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है। आप बाहर गए, बाकी परिवार में नहीं है। आप बाहर से आए और आपने हिदायत नहीं रखी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, सब इन्फेक्शन है। आज की तारीख में जितने हम केसेस देख रहे हैं उसमें फैमिली इन्फेक्शन, प्रेग्नेंट लेडीज सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर भारतीय से ये कहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्फेक्ट नहीं हो और आपके कारण आपका परिवार। चौथी बात, हम हमेशा रिकवरी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात, पर उससे डाइल्यूट हो गया सारा। हम सिर्फ यही कहते हैं कितने रिकवर हो गए। अरे भाई ये तो देखो कि कितने गुड़क गए, कितने लोग मर गए। हम लेट हॉस्पिटल जाते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, टेस्ट नहीं कराते, जबकि फ्री टेस्ट है। प्लीज टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, और पता लगाइए कि आपसे स्प्रेड नहीं हो। और इस बात को भी आप ध्यान रखें, गौर से ध्यान रखें कि आप खांसी जुकाम में जरूर पहले रुमाल लगाते थे। जब अपने को सर्दियां आती थी, कोई भी जना छींकता था तो ध्यान रखें। अभी भी ध्यान रखें, कोई छींक रहा हो, कोई खांस रहा हो, उसके पास मास्क नहीं तो दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, बचाए रखिए, क्योंकि उससे वायरस 6 मीटर तक जा सकता है पूरे कमरे में। जोर से बोलने वाला इलेक्शंस में बोलेंगे, वो 20 फीट तक वायरस को पहुंचा देगा। खांसी जुकाम हो गया, छींक दिया, 20 फीट तक वायरस जाएगा, 2 मीटर से कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना। और सर्दियों में और वायरसेस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सारे होंगे। और अगर किसी एक को कोरोना हुआ और उसके साथ में किसी को फ्लू, देयर विल बी एन एपिडेमिक। देयरफॉर आई एग्री विद डॉक्टर पॉल एंड द ग्रुप कि सर्दियों में ये इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। हमारे लिए एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत तो है। देखिए, आपने बहुत ही सरल भाषा में सारी बातें समझाई। सर, आपको राउंड्स पे भी जाना है, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो डॉक्टर सरीन कह रहे थे कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, पर दरअसल कुछ सरकारें दम भर रही हैं, मुफ्त में टेस्टिंग है, आइए अपनी टेस्टिंग करा लीजिए, पर टेस्टिंग भी कम हो गई है, तादाद, अंडर रिपोर्टिंग भी हो रही है। यह भी एक बड़ी समस्या है। यकायक हम टेस्टिंग को लेकर भी थोड़े से बेपरवाह हो गए। गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। आई थिंक टेस्टिंग एक तो फ्री नहीं है, ये मैं बता दूं। आज ही मैंने अपने ड्राइवर को टेस्ट कराने के लिए भेजा था गुड़गांव में। उनका एंटीजन टेस्ट सरकारी उसमें हुआ है जिला अस्पताल में, और वो 650 रुपए में एंटीजन टेस्ट हुआ है उसका। तो टेस्टिंग फ्री नहीं है, लेकिन टेस्टिंग बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है
कि एक बार टेस्ट होने के बाद अगर जिसको पता लग जाता है कि उसको कोविड है तो वो एहतियात लेना शुरू कर देता है। नहीं पता लगता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत मिनिमल सिम्टम है तो लोग काम पे आते रहते हैं। लोगों को माइल्ड बुखार है, थोड़ा गला खराब है, काम पे आते रहते हैं। हमने हॉस्पिटल में देखा और एक एक जने ने 10-10 लोगों को इन्फेक्शन दिया। तो ये जो डॉक्टर सरीन ने कहा कि खाना साथ नहीं खाना है किसी भी अवस्था में, कहीं पे भी काम पे अगर है, पंचायत में खाना नहीं खाना है, सबसे महत्वपूर्ण जो और इम्पोर्टेंट है संक्रमण फैलाने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम स्कूल्स के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं कि वो बच्चे स्कूल से अगर घर लेके आएंगे इन्फेक्शन, तो घर में उनके दादी हैं, बाबा हैं और लोग हैं, पेरेंट्स हैं, कितना आप समझ सकते हैं कि कितने मैसिव स्केल पर स्प्रेड होगा इन्फेक्शन का। क्योंकि और बच्चे तो बच जाएंगे लेकिन उनके दादी बाबा शायद न बचे, क्योंकि मॉर्टिलिटी है, भारत में भी है। अब हम लगभग 1 लाख की संख्या पे तो पहुंच ही रहे हैं भारत में भी, बिल्कुल। जो हमारी मृत्यु दर है 27 सितंबर को 95,574 मौतें होती। बिल्कुल, और बहुत जल्दी ही हम 1 लाख भी टच कर लेंगे, उससे ज्यादा भी होगा। इसीलिए अब जो हम लोगों को सबको समझना है, और जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि मिनिमल सिम्टम में ही अगर दवा आप ले लें, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लें, जिंक लें, एजिथ्रोमाइसिन लें, आइवरमेक्टिन लें, डॉक्सीसाइक्लिन लें, जो भी प्रोटोकॉल आपके राज्य में चल रहा है। बल्कि मैं कहूंगा डॉक्टर मिश्रा थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए। दवाई तो खैर लेनी ही है, सिम्टम माइनर भी दिखे अपने आप को टेस्ट कराइए सबसे पहले। आजकल एक अवर्जन है, अरे मैं ठीक हो जाए, अरे ये तो नजला है, अरे ये आप अपने ही नहीं अपने परिवार वालों की जान पर भी दिक्कत डाल रहे हैं। बिल्कुल, आई कुड नॉट एग्री मोर विद यू कि बिल्कुल ये करने की बहुत आवश्यकता है। उससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप अपने को आइसोलेट सीरियसली करेंगे, गंभीरता से लेंगे उसको। जब तक आपका टेस्ट नहीं हुआ आप गंभीरता से नहीं लेते। तो ये महत्वपूर्ण, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दूसरा, मिनिमल सिम्टम में दवा शुरू करें। अभी हो क्या रहा, हैप्पी हाइपोक्सिया हमने सुना, तो बहुत सारी चीजें जो हमें मार्च में अप्रैल में नहीं पता थी अब पता है। डायरिया होता है इसमें, हमारा इसमें देखा स्मेल चली जाती है। तो ये सारे लक्षण जो नए नए आए और जुड़ते गए इसके साथ, उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। अब मेरे ड्राइवर ने क्या मेरे को बोला, उसने बोला मुझे लूज मोशन हुआ। मैंने कहा भाई ये कोविड हो सकता है, आप टेस्ट कराइए जाके, आज आप नहीं ले जाएंगे मेरे को, मैं वैसे ही जाऊंगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि लक्षण बदले हैं, लक्षण ऐड हुए हैं, और आगे भी अभी इसका चरित्र बदलता है। कुछ कहीं रीइंफेक्शन की डॉक्टर राहुल भार्गव, अब जब ये देखिए, मैंने आपसे ये पहले भी पूछा, ये नीम हकीम खतरा जान वाली अलग अलग चीजें आ रही हैं। अब ये वायरस और इसके सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं। पहले नज़ला, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, अब डायरिया भी आ गया और चीजें आने लगी। तो एक आदमी में डर भी पैदा हो जाता है। मतलब मैं भी बैठा बैठा छींक आ गई, लगता है अरे कोरोना तो नहीं हो गया, पेट ठीक नहीं हुआ, कुछ गलत खा लिया, अरे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे में आम आदमी क्या करे डॉक्टर भार्गव? तो आम आदमी को सिर्फ इतना समझना है, जागरूकता और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है। हर चीज को ऑस्ट्रिच थेरेपी से नहीं चला जा सकता कि ऑस्ट्रिच जैसे सैंड में अपना सर बरी कर लेता है स्टॉर्म को देख के, वैसा नहीं करना। यहाँ पे ओवर ट्रीट करना, ओवर डायग्नोज करना, ओवर टेस्ट करना और अपने आप को प्रिकॉशन में रखना ज्यादा जिम्मेदारी का काम होगा, रादर देन छुप के डर के अलग हो जाना और ये कहना कि मुझे नहीं हो सकता। अभी एक कॉमन फिनोमिना बहुत ज्यादा ये हो गया है पंजाब वगैरह में, अगर आप लोकल लेवल पे देखें, कहीं हमको उठा के ना ले जाए, हमें आइसोलेशन सेंटर में ना डाल दे, इसलिए लोग टेस्टिंग ही करना नहीं करवाते सिम्टम के बाद भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे अस्पताल और ऑफिसेस खुलेंगे, एचआर की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी को भी खांसी जुकाम वगैरह है उसको ऑफिस से लीव विद पे करके घर पे भेज दिया जाए। तो जागरूकता, ज्यादा टेस्टिंग कराने से कभी नुकसान नहीं होने वाला। हम पहले जो टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करते थे, आज शायद टेस्टिंग 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 बच चुकी है, ट्रेसिंग पता नहीं कहां गई है। जीरो सर्वेलेंस सिर्फ इतना दिखाता है कि हमने कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहीं ना कहीं फेल कर दी,
जिसकी वजह से ये हुआ। अब तो कम्युनिटी स्प्रेड है। आज तक आईसीएमआर ने और भारत सरकार ने ये नहीं माना कि कम्युनिटी स्प्रेड है। जैसा पिछले वालों ने कहा कि ये नंबर बढ़ जाएगा, तो जब आईसीएमआर कहता है कि कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन सर्दी में बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस 4 डिग्री पे और 10 डिग्री पे ज्यादा जिंदा रहता है, ज्यादा लंग पे निमोनिया करवाता है, या वो ये कह रहे हैं कि बाकी वायरसेस के साथ मिलके वो गंभीर रूप ले लेगा। ये स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर धीरज कौल भी, एक सेकंड डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर धीरज कौल जुड़ गए हैं हमारे साथ अमेरिका से सीधे, और अमेरिकन एक्सपीरियंस भी बताइए। देखिए आजकल भारत और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा चल रही है, मैं थोड़ा सा तंज कस रहा हूं, कोरोना के मामले में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे। तो वहां का एक्सपीरियंस क्या है, और जो नीति आयोग यहां पर कह रहा है, आईसीएमआर कह रहा है, डॉक्टर धीरज कौल, कि सर्दियों में संक्रमण और बढ़ेगा। डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं कि ये आप एक प्रॉब्लम ही बता रहे हैं और ये किसी बेसिस नहीं है, इन्फ्लुएंजा होगा या बुखार वगैरह, खांसी जुकाम तो बढ़ता ही है सर्दियों में, ये कोई डेफिनेटिव बात नहीं है। आपका वहां पर एक्सपीरियंस और वहां के सर्वेज क्या बताते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक्चुअली इसको जनवरी से इट्स माय रिसर्च टॉपिक एज वेल, और जनवरी से फॉलो डिफरेंट मीडियाज पे इंटरव्यूज भी दे रहा हूँ इंडिया में मार्च में। जैसे कि वन ऑफ द डॉक्टर्स ने बताया स्टेज 3 भारत में आ गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही आ चुका है। हमारे भारत के अंदर एक इश्यू था जो टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग पर मिलियन अभी भी 10 गुना यूएस से कम है। इसीलिए जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे नंबर्स बढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपके माध्यम से सुनी, मैंने अपने अप्रैल में इंटरव्यू में बोला था, बहुत कॉमन सिम्टम होता है डायरिया, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में इट्स अ नोवल वायरस, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और एज वी आर सीइंग, जैसे जैसे मोर केसेस आ रहे हैं, बहुत यूनिक सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रोक, मैसिव स्ट्रोक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सीजर्स के साथ या स्ट्रोक के साथ, पता लगता है उन्हें कोरोना है। कई पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो एक तरीके का क्लॉट फॉर्म होता है आपकी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उसके अंदर। सो एक्सेसिव स्ट्रोक, एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन मतलब खून का जम जाना, ये बहुत कॉमन देखा गया है। डायरिया देखा गया है। एक डिजीज होता है कावासाकी बच्चों के अंदर, जिसके अंदर वैस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन, मतलब उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, वो देखा गया है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि डिफ्यूज बॉडी रैश आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे केस मैं आपको बता रहा हूं जिसके अंदर कोई खांसी, सर्दी, जुकाम का कोई भी सिम्टम नहीं था। वो हॉस्पिटल आते हैं, उनका असेसमेंट होता है, 2-3 दिन बाद उनके अपर रेस्पिरेटरी मतलब खांसी जुकाम के सिम्टम शुरू होते हैं। सो बड़े ही यूनिक प्रेजेंटेशन तो ऐसे में इसकी काट क्या है डॉक्टर धीरज कौल? हर्ड इम्यूनिटी की भी बात हो रही है, कई डॉक्टर्स का कहना है वैक्सीन की बात भूल जाइए, अभी वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। बहुत से कह रहे हैं अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर वैक्सीन भी आ सकती है। वैक्सीन के सहारे या वो कोई आशा बांधता है एक आम आदमी के लिए? देखिए, ये 4-5 आपने क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टच किए हैं। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा समझाने में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करता है वायरस से। अगर हमें वायरस नहीं हुआ है, अगर हम बीमार हो चुके हैं, तो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, फिर हमें उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। मार्च में अगर आप मेरे इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने ये बोला था कि बहुत ही कम दवाइयां थी। उन दिनों मैंने रेमडेसिविर के बारे में मेंशन किया था, कन्वलेसेंट प्लाज्मा के बारे में इंडियन कई चैनल्स के ऊपर, जो कि अब काफी पिक कर चुका है। और उसके बाद हाइड्रोकोर्टिजोन जो स्टेरॉइड है, उनको देने से हमें दिखने में आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन कैस्केड, मतलब एक तरीके का आप ये समझिए वायरस आपकी बॉडी में आता है, आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद एंटीबॉडीज बनाता है। तो ज्यादातर लोगों में ये नॉर्मल हो रहा है एज ऑफ टुडे। 85% लोगों के अंदर अगर वायरस इन्फेक्ट होगा, उनका खुद का इम्यून सिस्टम इससे फाइट करने में सक्षम है। कुछ सिम्टम्स आएंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन तेजी से नहीं गिरेगी, वो ठीक रहेंगे, तो पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, जैसे कि उन्होंने बताया डायबिटीज के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाइपरटेंशन 90% पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है, क्योंकि वैस्कुलर डैमेज होता है। और HIV के पेशेंट, डिफरेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के अंदर वायरस अटैक करता है। और एक और सिचुएशन है, कई हेल्दी लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम इस वायरस को रिकॉग्नाइज करके बहुत तेजी से अटैक करता है, वो खुद ही इम्यून सिस्टम उसको डैमेज करता है। उसमें हम ठीक है, 1 मिनट में डॉक्टर वली और डॉक्टर कौशल कांत स्क्रीन पर, सिर्फ 1 मिनट है। और डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैक्सीन के सहारे हम रहें क्या?
या वैक्सीन कितना नहीं। जल्द आ जाएगी? हुजूर, तब तक कितनी लाइफ्स चली जाएंगी वैक्सीन के इंतजार में। तो वो वाला शेर याद आ गया मुझे, सदियां गुजर गई तेरे इंतजार में। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी शुरू में, परीक्षा बाकी है। परीक्षा बाकी है की तैयारी अच्छा स्टूडेंट पहले से करता है। हमें जाड़े का इंतजार नहीं करना, हमें दिवाली का इंतजार नहीं करना, हमें दशहरे का इंतजार नहीं करना। हमें पहले से अपने को इससे बचाना है। मैं रोज बांटता हूँ मास्क। ठीक है, मास्क हमें लगाना है, एहतियात बरतनी होगी, परीक्षा अभी जारी है। लेकिन डॉक्टर कौशल, एक और चीज, अगर आप एक बार इन्फेक्ट हो गए, आप हेल्दी हैं और आपके बॉडी में उतनी ताकत थी, वो रेजिस्ट किया, मैनिफेस्टेशंस आई नहीं, आप बीमार नहीं हुए, आगे के लिए भी आप प्रोटेक्टेड हैं, वो आप इम्यून हो गए हैं, या एहतियात बरतते रहिए? जिनको हो भी गया, रिकवर कर गए, रिलैप्स भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, रिलैप्स के केसेस आ रहे हैं। तो ये कहना कि एक बार आपको कोरोना हो गया तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये गलत है। तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। दो चीजें चौधरी साहब बताना चाहूंगा। एक, पहली चीज तो सरकार की तरफ से हो रही है कि एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। ये गलत है। जितने भी नेगेटिव लोग आ रहे हैं वो कोरोना रेजिस्टेंट नहीं है, वो कोरोना फ्री नहीं है। उनका आरटीपीसीआर होना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो ये कंफ्यूजन फैल रहा है, जिसकी वजह से जिसका एंटीजन टेस्ट होता है और वो नेगेटिव आता है, वो सोचता है वो बिल्कुल तो आरटीपीसीआर जरूर कराएं, सिर्फ एंटीजन टेस्ट ना कराएं। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो पहले बात हुई कि अगर सिम्टम है या नहीं है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव है, आपको डाउट है, तो आपको मेडिसिन खानी चाहिए। मेडिसिन में कुछ फिक्स मेडिसिन है, HCQS है, आइवरमेक्टिन है, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और डॉक्सीसाइक्लिन है। इसको खाना चाहिए। मेरे अपने मरीज, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसके बाद भी कम से कम 200 कोरोना के मरीज हैं मेरे, जिसमें से एक को केवल हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी है, बाकी सब के सब ऑनलाइन कंसल्टेशन से इन्हीं कॉम्बिनेशन के थ्रू पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसीलिए ये इतना बड़ा पैनल डॉक्टर्स का मैंने आज रखा था। अभी परीक्षा जारी है, आप बेपरवाह लापरवाह कतई ना होइए, एहतियात बरतिए, और ये भूत हमारा अभी जल्द ही पीछा नहीं छोड़ रहा है। सर्दियों में और दिक्कत भी बढ़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।